पहले पीजी में रहती थी, तो फिर ये होता था कि बहुत परेशान करते थे पीजी वाले, तो मैंने अपने लिए घर लिया कि भाई सेपरेटेड हो, रेंटेड हाउस लिया। अब फ्रेंड्स वगैरह आ जाते थे, हंसी मजाक करते रहते थे, तो एक हमारे फ्रेंड्स में से एक था थोड़ा फट्टू टाइप, कि उसको अगर हम बोल दें ना यहाँ पे ये हो गया है, तो वो वहाँ नहीं जाएगा। अगर हमने बोला ना वॉशरूम में कोई आवाज़ आई, तो वो आपको साथ लेके जाएगा, ऐसा वाला सीन था उसका। तो उस घर में शिफ्ट हुए मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुए थे, 2-3 महीने ही हुए थे। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, एक कॉर्नर पे है ना, हमेशा हम उसको कहते थे कि यार इस कॉर्नर पे मुझे कुछ दिख रहा है, मैं रात को सोती हूँ ना तो मुझे कुछ इशारे करता है, कोई ये करता है वो करता है, तो हम उसे डराते थे। ये फ्लैट के अंदर की बात ये है? फ्लैट के अंदर की बात है, अमर कॉलोनी में। क्योंकि पहले वो अमर कॉलोनी रिफ्यूजी एरिया था, तो इस वजह से वहाँ हॉन्टेड चीज़ें बहुत बार हो चुकी हैं। हाँ, मेरे तो दोनों एक्सपीरियंस वहीं के हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या था कि हम उसे ना बार बार छेड़ते थे, नहीं ऐसा है वैसा है, यहाँ भूत है, ये है वो है, बहुत बहुत फट्टू था वो, बहुत ज़्यादा। अब एक दिन क्या हुआ, मैं वो और 4-5 फ्रेंड्स ऐसे वापस आ गए। फ़ैन ऐसे तेज़ था, अब वो पर्दा हिलने लग गया, उसको लगा जेन्युइनली यहाँ पे कोई है। अब उसका क्या था ना, वो इतना ज़्यादा फट्टू था, उसने कहा भाई मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। वो चला गया, और मैं अकेली रहती हूँ उस घर में, मुझे कभी डर लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ है होगा। मैं इतनी थक के आती हूँ, सो जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, ये लोग वापस आ गए, खाना वाना खाया, धीरे धीरे करके सारे गए। मुझे ऐसा लगा कि यार शायद मैंने देखने में गलती करी, मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे खड़ा था, जैसे ये डोर है, डोर के पीछे वो साइड थी, तो मुझे लगा कि कोई खड़ा था। और वो ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, 1 BH का था, ऐसे आगे लॉबी थी, बीच में रूम और साइड में किचन, ऐसा वाला। वो लोग चले गए, मुझे ऐसा लगा कुछ है, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार, वहम नहीं पालते लीजा, बिल्कुल भी नहीं, जितना डरेगी डराएंगे लोग। कुछ टाइम बाद ना ऐसे ही, मतलब हमारे सारे ग्रुप, सारी लड़कियां गोवा घूमने गई। हम घर पे कोई रहता ही नहीं था, मेड वगैरह भी छुट्टी पे थी। अब मैं 10-12 दिन की ट्रिप करके गोवा से वापस आई। गोवा से आने के बाद ऐसा था कि मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि, मतलब होता है ना कि यार आप थक गए हो, पूरे दिन निकल गए और एकदम थक गए हो, घर पे बस बिस्तर चाहिए, होम सिक वाला हाल हो गया था मेरा कि मुझे घर जाना है और अपने घर पे सोना है। मैं घर पहुंची, मुझे ऐसा लगा कि घर पे कोई है। जब मैंने लॉक खोला, कि ऐसा आपको ऐसा होता है ना कि आवाज़ आ गई कुछ चलने की, और ऐसे पैरों की एकदम से आवाज़ आती है, मुझे पहले लगा कोई है, फिर मुझे लगा नहीं यार बहुत टाइम से बंद है, क्या पता एसी पे कबूतर वगैरह बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा सीन, बट तभी भी मैंने उसे अवॉइड किया। कुछ टाइम बाद ऐसा सीन हुआ है मेरे साथ कि मैं बस बता नहीं सकती। कि मैं सो रही थी, रात को 2-2:30 बजे की बात थी, और एकदम से ना मेरी आँख खुली, मैंने एक साइड बंद किया, दूसरा साइड छोटा सा बल्ब ऑन किया, एकदम छोटा सा, कि थोड़ी सी रोशनी दिखे, मुझे अंधेरे में सोने की आदत है। तो ना 2:30 बजे मेरी आँख ऐसे बंद ही हुई थी, और 3:10 या 12 मिनट हो रहे होंगे, एकदम से जो ये वाला डोर था वो बंद था, ये वाला खुला हुआ था। ये डोर खुलता है और ये डोर धाड़ करके बंद होता है। मेरी आँख खुली और मैं लिटरली बिस्तर पे पड़ी थी। मैं देख रही हूँ आगे, एक छोटा सा वो दीवान होता है ना, बेड के आगे लगता है छोटा सा, वो साइड में लगा हुआ था। कैसे बताऊँ, अब हंसोगे, वो लिटरली इतना सा बंदा था, इतना सा आदमी। उसने मुझे ऐसे देखा और कहा उठ, तू हमेशा बुलाती है ना मुझे। और मैं आपको कैसे बताऊं कि ना मैं सो पा रही, मैं देख रही हूँ उसको, लिटरली मैं देख पा रही हूँ। लेटे लेटे दिख रहा है, मैं एकदम ऐसे स्ट्रेट हूँ, वो एकदम मेरे सामने है। एक डॉर्फ, एक बोना आदमी, मतलब बौना। और मुझे शक्ल पूरी क्लियर दिख रही है एकदम, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि आपने उस चीज़ को देखा ना, वो कभी कोई परछाई ऐसी होती है जो आप भूल ही नहीं पाते, वो वैसा सीन था। मैंने उसको एकदम सामने देखा, मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा, मेरे बस ऐसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं, और मैं अकेले रहती हूँ, तो आदमी कैसे भी कंफर्ट जोन में लड़कियाँ सोती हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं 10 मिनट तक बस ऐसी खड़ी रही, फ़ैन एकदम स्पीड में, लाइट जो छोटी सी बल्ब जल रही थी वो बंद थी, मतलब इतना गंदा था ना। मैंने बस इतना सा जय हनुमान जब बोला, वो डोर दोनों ऐसे धाड़ करके बंद हुए। मैंने ना आगे देखा ना कुछ, फ़ोन छोड़ा, सब छोड़ा। रात को 3:30 बजे मैं नीचे भाग के गई। उस घर में
पहले भी कुछ ना कुछ हुआ है। मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड वो भी उस घर में कुछ टाइम बाद रहा, क्योंकि मैं उस घर में दोबारा नहीं गई। मैंने इवन अपनी शिफ्टिंग भी कराई मंथ में ही। मैं 3 साल उस घर में रही भी हूँ, लेकिन 3 साल तक आप अपने दोस्तों के साथ मजाक करते थे करती कि थी कि बिट्टू यहाँ आ पे गया। कोई है, बिट्टू इधर आ, बिट्टू दरवाजा खोल गया। मतलब ये लिटरली, आप पता है ये तुझे वैसे लैंडलॉर्ड ने कभी बोला भी नहीं था ऐसा कभी कुछ? कुछ तूने भी ऐसे नहीं मजाक है। में बोली ये वाली बात भी? हाँ, मैं मजाक, मतलब अब होता है ना, आप हो, सपोज करो आप डर रहे हो किसी चीज को लेके, मैं बार बार छेड़ू, यार वहां पे कोई है, वहां पे कोई है, वहां पे कोई है, मैं उसको छेड़ती थी। कहते हैं ना कि जो बात आप बोल रहे हो वो सच हो गई, वो एकदम से सच हो गई। मैं उस घर में नहीं गई। मेरा एक फ्रेंड है, वो तो बिल्कुल डरता नहीं है। वो कहता है मैं घर जाके सोऊंगा, मैं तेरी पैकिंग कर दूंगा। मैंने बोला तू पैकिंग कर देना, तू सो। वो सोया, वो लिटरली ऐसे बेड पे सोया है, और मतलब ऐसे थोड़ी सी दूर पे किचन का डोर था। बेड है ना, बेड ऐसे पकड़ के किसी ने खींच के किचन के डोर पे खड़ा रखा था उसको। वो मतलब वो जाग रहा था या सुबह सोया हुआ उठा था। वहां पे? हाँ, वो उठा है सुबह वहां पे। उसने बोला भाई ना मैं पैकिंग कर सकता हूँ, ना मैं तेरे साथ रह सकता उसकी हूँ। पड़ गई। हाँ यार, अब सोचो ना, बेड यार, आप मूव करोगे तो भी आपको पता चलेगा, आप हिलोगे। बेड किचन के डोर की तरफ चिपका हुआ था यार। ये इतना गंदा सिनेरियो था ना। इसके बाद मेरी बहुत टाइम तक तो जेन्युइनली बहुत तबीयत ख़राब थी। मैं बीमार इतनी ज़्यादा हो गई। घर गई, कुछ टाइम ठीक हुई, फिर पेरेंट्स ले गए घर पे कि नहीं अब हम साथ रहेंगे, हम साथ रहेंगे। अब हमने किया दोबारा शिफ्टिंग। दूसरी स्टोरी है ये। हाँ, हमने कुछ, मतलब जैसे मैं जे ब्लॉक रह रही थी, तो मैं पी ब्लॉक में शिफ्ट होने के लिए मैंने घर देखा। तो वो घर में ये था कि पहले तो उन्होंने, जो लैंडलॉर्ड ने बोला, मेरे पेरेंट्स भी साथ थे, लैंडलॉर्ड ने बोला कि नशे वशे तो कुछ नहीं करते। तो हमने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने बोला वेजिटेरियन है, नॉन वेज भी नहीं खाती। तो बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, पेरेंट्स चले गए, तो उसने बोला कि पार्टी पे आना है तो रेडी हो जाना। तो हम, अब शिफ्टिंग का क्या था, सामान ऐसे ही अनपैक था, कुछ भी पैक खोला ही नहीं हमने। हाँ, अब वो क्या हुआ पता है कि एकदम से ना मैं गई, मैं रेडी हो गई, मैंने 1 पीस पहना अपना। अब वो नीचे गद्दा बिछा के, वो छोटे से मिरर नहीं आते, वो साइड में प्लास्टिक बना होता है एकदम, वो शौचालय के पास भी कभी कभार लगा होता है, वो मिरर था। तो मैं ना गद्दे के पास ऐसे वो लगाया, टेक लगा दिया उसका। तो मैं रेडी वेडी होने के लिए मैंने काजल लगाया। फिर हम न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए। वो फ्लैट तो बहुत अच्छा था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था बहुत फ्रेश, सारा कुछ फ्रेश चल रहा है। कुछ टाइम तक घूमते फिरते सारे फ्रेंड्स आते रहे, क्योंकि उसके बाद से थोड़ा सा डर बैठ गया था दिल में कि कोई चीज़ है, कुछ भी। अब उस फ्लैट का ना एक और सीन हुआ जिस फ्लैट में न्यू शिफ्ट हुई हूँ मैं। वो क्या था कि बेड वगैरह, जो लैंडलॉर्ड की अलमीरा थी, जो ऑलरेडी वो रहती है ना, सेमी फर्निश्ड था, अटैच रहती है, तो उनका बेड और अलमीरा वगैरह सारा कुछ था। एक दिन हम सफाई कर रहे हैं तो हमें कुछ मिला बेड में, कुछ पुरानी चीज़ें, अजीबो-गरीब वाली टाइप। क्या था उसमें? यार कैसे बताऊँ कि ऐसे काले कपड़े, लाल कपड़े, चूड़ियाँ पूड़ियाँ, ये सब था। तो मुझे लगा कि कोई फैमिली पहले, हमसे पहले कोई हस्बैंड वाइफ रहते होंगे, उनका कुछ छूट गया होगा। तो हमने उसे पॉलीथीन में डाल के साइड में रख दिया। कुछ उसमें कुछ भी नहीं था, बहुत नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं मॉर्निंग में जॉब पे जाती थी, अपना आती थी। मेरी ये ना फ्रेंड मेरे साथ कुछ दिन रहने आई थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज जो लास्ट वाला ये सीन हुआ था उसके बाद। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद हम दोनों ऐसे मूवी देख रहे थे। अब तब के टाइम पे तो कहाँ नेटफ्लिक्स ये सब हम कौन देखता था, तब नेटफ्लिक्स नया नया शुरू हुआ था। तो हम मूवी वगैरह देख रहे थे, बिग बॉस शुरू हो गया था, तो हम रात को बिग बॉस देखते। अब मेरे बेड के सामने जैसे वॉशरूम एकदम सामने था, तो उसमें क्या होता था, कभी कभार वॉशरूम में कभी लाइट ऑन हो जाती थी, तो हमें लगता था यार चल कनेक्शन ऐसा हो जाता है। कभी बटन ऐसे होता है ना, स्ट्रेट हो जाते हैं, तो कभी अपने आप ऑन ऑफ हो जाता है। कभी 1-2 बार ऐसा हुआ कि किचन में हम कुछ रखे आ रहे हैं, अपने आप किचन में सामान गिर जा रहा है। ये 2-3 बार ऐसे चलता रहा। हमने ना इग्नोर किया, क्योंकि जब आप डर जाते हो ना, तो आपको हर चीज़ डरावनी लगती है कि कब ऐसा था तो ये ऐसा कैसे हो गया। आपके पैरों से भी लग जाए तो भी ऐसा होता था। बहुत टाइम तक तो ये चलता रहा। इन बिटवीन आ गई दिवाली। अब आपको पता है, आपने देखा ही होगा दिवालियों पे कैसे लोग चौराहे पे टोटके पोटके करते। तो अब ये होता था, हम शाम को दिवाली वाले दिन मंदिर में दिया लगाने जाते थे। अब मैं तैयार व्यार होकर परफ्यूम वगैरह लगा के मैं चली गई दिया लगाने। उसके बाद आने के बाद फ्रेंड्स आए हुए थे, वो आराम से बैठे बैठे, हम किसी और फ्रेंड के घर पे गेट टुगेदर करने चले गए, कार्ड्स वगैरह प्ले करने गए। वहाँ से आने के बाद अब मुझे हमेशा ऐसा लगे कि कुछ है,
कुछ है, मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँ कि यार मुझे ना नींद नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कोई वहाँ बैठा हुआ है, वो लाइट ऑन करे, वो कहे नहीं यार कुछ भी नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार, कुछ टाइम बाद मेरी फ्रेंड को भी ये ऐसा लगने लगा। ये साइकोलॉजिकल था या मतलब था ही कुछ ना कुछ था। आप आगे की स्टोरी सुनोगे ना, आप बोलोगे ये थी वो बात। तो वो क्या था कि उनको ऐसे लगने लगा कि कुछ है, उसको भी लगने लगा। मैंने उसको बोला यार क्योंकि ना वो भी वेजिटेरियन थी, मैं भी वेजिटेरियन, तो हम नॉनवेज खाते नहीं थे, और वो कुछ टाइम मेरे पास रहने भी आई। तो उसमें ना थोड़े दिन बाद, अब एक दिन क्या हुआ, मैं ऑफिस गई हुई थी, वो घर पे थी, तो उसने मुझे बस इतना बोला यार मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैं कुछ टाइम से अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मुझे ना मेरे घर जाना है। और जब से हम उस घर में कुछ टाइम से, जब से दिवाली क्रॉस हुआ और हम जब से उस घर में शिफ्ट हुए ना, कभी मैं बीमार हो जाती थी, कभी वो बीमार हो जाती थी, कभी मैं बीमार हो जाती थी, कभी वो, जो भी मतलब इवन आप भी अगर हमसे मिलने आओ और आप बोलोगे ना मैं स्टे कर रहा हूँ, आप भी बीमार हो जाओगे। कुछ ना कुछ इश्यूज उस घर में लगा रहता था। तो कुछ टाइम बाद मैंने उसने बोला कि मैं जा रही हूँ, मैं 2-4-5 दिनों में आ जाऊँगी। वो देहरादून की थी। अब वो गई वहाँ पे, मैं अकेली हो गई। अब दिमाग में तो आपको पुरानी चीज़ें तो घूमती रहती ना कि ऐसा है वैसा है ये है, नहीं। फिर भी मैंने कोशिश करके 2-2 दिन तो निकाला। वो सुबह 4 बजे वाला सीन है ना कि 4 बजे जागो भूत नहीं आएगा, वो वाला सीन ऐसे करके निकाला। बट फिर भी ऐसा ही होता था, कभी लाइट ऑन हो जाती थी, कभी ऐसा लगता था गैस से कुछ नीचे गिर गया है, कभी फ्रिज का डोर खुल रहा है। वॉशरूम में ना हमने कैंडल्स का वो रखा हुआ था, वो अपने आप नीचे गिर जाता था। और वो कैंडल्स का इतना हैवी था ना वो कि आपको ऐसे हटाना पड़ता था दोनों हाथों से। कभी वो गिर जाता था, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ ख़राब हो ही जाता था। एक दिन तो हम बाहर गए मैं वो जब वापस आई तो हम पार्टी करने गए, हम पार्टी करके आए तो जो नलके होते हैं ना, वो नल का पूरा उखड़ा पड़ा था बाहर। हमारे पूरे घर में पानी 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 पानी, हाँ पानी पानी। मेरे पास वीडियो शायद हो पानी वाली, बट देखना पड़ेगा। वो पूरा नल का अपने आप उखड़ा पड़ा था। मतलब आप ये सोचो ना, जो दीवार में अटैच्ड है वो बाहर कैसे आ सकता है यार। चल चीजें गिर रही है तो लगे बिल्ली आ गई, कुछ हो गया, कुछ हो रहा है कि यार चलो निकल जा रहा है, कुछ हो रहा है। बट अब ये सोचो जो दीवार में अटैच्ड है वो कैसे बाहर आएगा। हम रात को 3-3:30 बजे आए और पूरा घर में हमारे पानी भरा हुआ था, पूरा घर में पानी। हमें लगा कि यार चलो लीकेज होगा, हमने तभी भी अवॉइड किया सारी चीज़ें, तभी भी अवॉइड किया। अब वो मेरी फ्रेंड है, थोड़ी सी जल्दी टाइप की है, मतलब ड्रिंक वगैरह कर लेना ये वो ड्रिंक वगैरह करके, अब वो जिस दिन ड्रिंक करके आई उसी दिन वो नलका टूटा। उससे पहले एक बार वो ड्रिंक करके आई, तब हमारे घर में सामान गिरने लग गए। हमेशा ये 2-3 बार ऐसे मैंने उसको एक बात बोली, मैं क्या यार एक बात बता, मैं क्या तू जब भी ड्रिंक करके आती हमें तब ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है, ऐसा तो कुछ है तो नहीं ना। तो उसने बोला कि नहीं यार ऐसा तो तुझे वहम होता होगा। उसने कहा तुझे वहम होता होगा। मैंने बोला यार वहम की तो बात नहीं है, मैं क्या मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मेरे स्टार्स बहुत वीक है, तो मुझे सारी चीज़ें ना धीरे धीरे पता लग जाती है कि कहीं कुछ नेगेटिविटी हो या कुछ भी हो, महसूस हो जाता है जल्दी। हाँ, ये मेरे बहुत स्टार्स वीक है, मैं तो चलते फिरते बता दूँ यहाँ है कुछ, यहाँ है कुछ, ऐसा वाला है। तो मेरे साथ हमेशा ये सीन रहा है। मैंने उसको 2-3 बार ऐसे बोला, तो अब फ्रेंड्स होते हैं ना, वो कह देते हैं कि नहीं यार तू पागल है क्या, तूने ऐसे, तू सोच रही है ऐसा, तू नहीं पीती ना इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, मेरी दारू को ब्लेम मत कर। तो लिटरली वो हमेशा ऐसा मुझे बोल देती थी। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना अपने लैंडलॉर्ड को डिस्कस किया। मैं क्या अंकल हमें एक दिन ऐसा कुछ मिला, नहीं बेटा कुछ नहीं है ऐसा, आप नॉनवेज तो नहीं खाते ना। मैंने बोला नहीं अंकल वेजिटेरियन। आप ड्रिंक तो नहीं करते? मैं क्या नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नहीं करते। पेरेंट्स ने आपसे बात करी 1 बार 2 बार, ऐसे हमने उनको सारी चीज़ें बताई कि हमारे साथ ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो वो अवॉइड हो गई। वो बस यही कहते रहे कि ड्रिंक और हाँ, जब बस ये मुझे बार बार कहे आप नॉनवेज तो नहीं खाते, आप ड्रिंक तो नहीं करते, आप नॉनवेज तो नहीं खाते, ड्रिंक तो नहीं, बस ये बार बार वो मेरे दिमाग में डालते रहे। हमने सोचा यार चल ठीक है, क्या बोलूं अब, उनके हिसाब से कुछ ऐसा फिशी नहीं हो रहा कि भाई पैरानॉर्मल है या ऐसा कुछ। उन्होंने हमें ये दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सारा कुछ नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब इन बिटवीन क्या हुआ कि हमें पार्टी में जाना था। मैं रेडी हो रही थी, मेरी फ्रेंड ने बोला मैं आ रही हूँ, मैं तेरे साथ रेडी होंगी। मैं क्या ठीक है। अब मैं नॉर्मली ज़मीन पे बैठी हुई थी, मुझे खड़े होके थक गई थी कि यार इतना मेकअप करना है, तो नीचे बैठ जाती हूँ। तो अपने बाल वाल कर्ल्स करके मैं ज़मीन पे बैठ के मेकअप कर रही थी। इतनी देर में वो आई, उसके हाथ में वाइन की बॉटल और सिगरेट का पैकेट लेके आ गई। ठीक है, मैंने उसको बोला लैंडलॉर्ड देख लेता। उसने बोला कुछ नहीं है, मैं लेके आई हूँ। मैं क्या एक ड्रिंक यहाँ से पी के फिर पार्टी में चलेंगे। मैंने बोला चल ठीक है, ओके था यार, अब फ्रेंड्स है आप भी यार करते ही हो पार्टीज।
तो मैंने उसको बोला ओके ठीक है। अब क्या हुआ, वो उसने वाइन की ग्लास में वाइन डाला, वो मेरे साइड में रखा उसने, मैं आगे बैठी थी, वो मैं पीछे बैठी हुई थी। उसने इतनी देर में सिगरेट जलाई और हम दोनों को एक साथ पता चला कि कोई ऐसा लगा कि हमें एकदम से कोई भागता है और एकदम से हवा नहीं आती आपके ऊपर कि कोई भाग रहा है या कुछ हो रहा है तो एकदम से हवा आती है, तो वैसी हवा आई। हमने पीछे पलट के देखा, हमें कुछ नहीं लगा और एकदम सामने मिरर था हमारे। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं क्या कुछ हुआ, कहती नहीं ऐसे फैन की वजह से हुआ होगा नॉर्मली। अब क्या हुआ, दोबारा हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने एकदम ऐसे स्लो मोशन में किसी लड़की को जाते हुए देखा और हम दोनों ने एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ा। प्रॉपर चल रही थी या हवा में थी मतलब वो? एकदम ऐसे स्पीड में आपके पीछे से निकली। मतलब हम दोनों ने देखा है, दोनों ने, कि मतलब होता है ना 2 मिनट आप सुन हो गए कि मैं आपसे क्या पूछूं कि तूने कुछ देखा या वो मुझसे क्या पूछूं। वो 2 मिनट ना ऐसे ही थी, सिगरेट हाथ में थे, वो एकदम लिटरली एकदम कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अब क्या हुआ, मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ, आंखें लाल हो गई एकदम से हमारी। उसने बोला कुछ था, वो भी डर गई, मैं भी डर गई। हमने सब छोड़ा, हम नीचे भाग के गए, हमने लैंडलॉर्ड को बताया। वो ऊपर है, उसने मेरी तरफ देखा, कहता आपको हमने बोला था ना यहाँ सिगरेट दारू नहीं पीनी। तो मैंने बोला हम नहीं पीते, कभी कभार फ्रेंड्स कोई आया है वो पी रहा है। वो सीन ऐसा था कि उस घर में ना बहुत साल पहले कुछ कश्मीरीज रहते थे, उन्होंने ना प्रोस्टिट्यूट बुला के उसका रेप वेप करके उसको बेड बॉक्स में मार के भाग गए थे। ओह शिट। तो उस घर में जो भी दारू शराब या फिर चीज़ें नॉनवेज वगैरह खाता था वो तंग करती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 4 साल पहले मैंने आप बोला कि उसमें फैमिली भी रह के गई है 3-4 साल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो लोग वैसे थे नहीं। वो बार बार लैंडलॉर्ड मुझे ये बोलता रहा, आप नॉनवेज तो नहीं खाते, आप ड्रिंक तो नहीं करते। वो इसलिए मुझे बोलता रहा कि भाई वहाँ पे ये सीन है। उसको तो पता था, मतलब स्टार्टिंग सारा से कुछ पता था और उसने हमें आखिरी तक नहीं बताया। वो तो मेरी फ्रेंड ने सिगरेट और वाइन लेके आ गई, तो ये हमें सारा कुछ पता तो चला। खुलासा हो गया। बहुत ज़्यादा फिर क्या हुआ, फिर वो घर छोड़ा? हाँ वो घर छोड़ा, हम तो उस घर में गए नहीं, हम उसके पीछे 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 चलते गए। हमने अपना सामान उठाया। उसके बाद मेरी बहन फ्रेंड तो बहुत टाइम तक तो दिल्ली ही नहीं आई, वो देहरादून ही चली गई। उसको बहुत, वो कहती थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे विजन्स दिख रहे हैं, वो लड़की हमारा पीछा कर रही है, वो हमें मार देगी, हमें साथ ये कर रही है। वो मतलब सो नहीं पाती थी लिटरली। उसके साथ तो बहुत टाइम था, उसकी मॉम ने पता नहीं कितना कुछ करवाया उसके लिए, तब जाके वो ठीक है। मैं तो अपने घर ही चली गई उसके बाद। हम इतना डर गए थे ना उस सिनेरियो से कि वो बहुत डरावना सीन था। कि आप ये सोचो ना यार, आपको एकदम लिटरली दिख रहा है कोई जाते हुए, मूव कर रहा है, और उस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ पड़ा। बेड बॉक्स में वो जो चीज़ें हमें मिली है ना, लैंडलॉर्ड कहता है कि मैंने बेड बॉक्स आपको खाली करके दिया है, ये आपका है। ये लिटरली ये वर्ड्स थे उसके। कहता है हमने आपको क्लीन करके दिया। जो जो चीज़ें हमें मिल रही थी, जो जो चीज़ें गिर रही थी, जब जब मेरी फ्रेंड ड्रिंक करके आती थी तब तब हमारे साथ ऐसा सीन होता था। ये था। उसके बाद क्या हुआ, मेरी फ्रेंड वहाँ बीमार हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। मैं 20 दिन हॉस्पिटल में थी। मेरे साथ हॉस्पिटल में भी ऐसा ही लगता था, मतलब लिटरली जो वाइट पर्दे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता था वो पर्दा मेरे ऊपर आ रहा है। मैं मॉम को बोलती थी कि मम्मी हम यहाँ से घर चलते हैं, मुझे घर में मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे नहीं रहना। मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि वो हमारे पीछे पीछे ही, उसको वहाँ लगता था, मुझे यहाँ लगता था, और जो सिनेरियो उसके साथ होता था वो सेम मेरे साथ होता था। बहुत टाइम बाद मम्मी ने मेरी झाड़ा वाड़ा करवाया, और उसके बाद मैं घर गई हूँ, अपने पेरेंट्स हाउस गई हूँ मैं अपने। वहाँ जाने के बाद भी मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किचन में जा रही हूँ तो फ्रिज के पीछे कोई मुझे छुप के ऐसे देख रहा है या कुछ भी। मतलब लिटरली ये बहुत टाइम तक चला था, या वहाँ पे भी ऐसा फील हो रहा था। जो मुझे फील होता था वो सेम उसको फील होता था। ये सेम सिनेरियो हमारे साथ चल रहा था। फिर ये ठीक कैसे हुआ यार? उसकी तो, उनका तो पहाड़ियों में तो कुछ होता है वहाँ पे, कुछ हाँ देवता वेवता, तो उन्होंने तो वहाँ पे पूजा वूजा करवा के कोई बलि वगैरह, बकरी वगैरह की बलि चढ़ाई थी, वो ठीक हुए थे। हम तो, मेरी मॉम ने हमें झाड़ा वगैरह करवाया था बहुत टाइम तक। उसके बाद कुछ नहीं हुआ झाड़े उसके बाद हुआ यार, उसके बाद मतलब मैं काफ़ी टाइम तक रही नहीं अकेली, फिर मैं साथ ही भाई के साथ ही रहती हूँ। फिर इस सिनेरियो के बाद तो मैं रही ही नहीं अकेली। ओके भाई, ये तो गलत ही सीन हो गया। बहुत, मतलब आप सोच नहीं सकते, वो लिटरली लड़की मरी हुई, आज तक लोग कहते हैं कि उस घर में कोई नहीं रहता, वो लॉक्ड है, ना वो बेच रहा है
अच्छा, अब वेजिटेरियन वालों पे भी काम नहीं कर रहा क्या उसका पैतरा कि फैमिली वाले आ जाए तो ठीक है भाई? नहीं, अब यार होगा ना, क्योंकि यार उसके साथ तो गलत हुआ है ना, ड्रिंक वगैरह करके उन्होंने उसका रेप वगैरह किया होगा, जो भी था वो उस चीज को उस वे में ले पर जाती ऐसी है। बात तो उसे ही बता देनी चाहिए जो रेंट पे चढ़वा रहा आप है खुद कि सोचो ना, भाई, या उसने हमें चढ़वाए बताया नहीं ही चाहिए, बताएगा ही नहीं, फिर रेंट या पे ना चढ़ेगा ही। चढ़वाए, देना ही नहीं चाहिए उसको भाई कि अगले आदमी को परेशान कर। मैं किराया अभी भी उससे किसको थोड़ा नहीं चाहिए? दूर रहती हूँ, मैं थोड़ी मतलब ज्यादा नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस की दूरी पे रहती हूँ, बट आज तक वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, वो फ्लोर ही खाली है, ऐसा हो गया है। क्योंकि एक लोगों के मन में एक किराएदार हट गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत लोगों के साथ ऐसा सिनेरियो हुआ है। आपके साथ भी हुआ है कुछ काशवी? यार हुआ है, मतलब जनरली हमें पता नहीं लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इन्होंने बताया कि कुछ नहीं दिख रहा था बट इनकी हेल्थ इश्यूज आने चालू हो गए थे, तो ऐसा होता है। आप कभी ऐसे बीमार पड़ जाते हो सिंस आप तो एक्टर्स में तो हमने बहुत सुना है लोग नजर लगा देते हैं या ब्लैक मैजिक कर देते हैं। मैं एक्चुअली वही होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा परफ्यूम, खुले बाल, मेकअप, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अगर रात की शिफ्ट से वापस आ रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो बहुत कॉमन है। कई बार होता है हम लोग बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, हेल्थ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अचानक से हम लोग इतने बीमार पड़ जाएंगे कि मतलब हेड टू टो प्रॉब्लम्स आनी चालू हो जाएंगी। हेडेक भी हो रहा है, स्टमक एक भी हो रहा है, आपके पैरों में भी दर्द है। हम लोग यार विटामिन डी कम हो गया होगा, ये कम हो गया होगा, बट चेक करा रहे हैं तो सब कुछ ठीक है, और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि क्यों किस लिए। रिपोर्ट्स में तो पकड़ी नहीं जाती ये चीजें, आती ही नहीं है। कभी भी नहीं। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होती अब जैसे मैंने आपको एक वो बैंगलोर वाला सीन बताया था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ पास हो रहा है मेरे सामने से, बस एक ऐसे आवाज़ आ रही है। लेकिन उसके आने के बाद एक होता है ना कि एक टाइम तक मैं बहुत लो जोन में थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, हर इंसान मुझे ऐसा दिख रहा था कि बस सब प्रॉब्लम्स ही आने लग गई थी। ऑल दो मेरी हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा क्रिएट हो गए थे। हाँ एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था कि मेरी एज के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल हाई होने का कोई चांसेस नहीं है। मेरा कोलेस्ट्रॉल 350 पहुँच गया था। इसमें तो ये चांसेस ज़्यादा है कि और रिपोर्ट गलत आई हो। जो इंसान वर्कआउट कर रहा है, डाइट ले रहा है, उसके लिए तो ये चीज़ें हो भी नहीं सकती हैं। ऑल्दो मुझे माइग्रेन स्टार्ट हुआ बहुत ज़्यादा, मुझे लेग पेन स्टार्ट हुआ, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है अजीब सा, बॉडी हैवी हो गई, बॉडी हैवी हो रही है, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कुछ है। लेकिन उसके बाद मुझे किसी ने, ऐसे मेरी फ्रेंड ने कहा कि यार तेरी आवाज़ ना मुझे कुछ बदली हुई सी लग रही है। मैंने कहा क्यों? कहता यार एक काम करेगी मेरे कहने से। मैंने कहा क्या? कहता यार मेरे साथ मंदिर चल सकती है। मैंने कहा कहाँ जाना है? कहता यार मैं बहुत मानता हूँ, ऐसे ही चल दे, मैं काफ़ी टाइम से गया नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं कैब में बैठी, मुझे स्टमक एक स्टार्ट हुआ और इतना तेज़ कि मुझे लगा मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा अभी, इतना ज़्यादा। उसने कहा नहीं यार बस 10 मिनट का रूट है, इसके बाद डॉक्टर के चलेंगे। वो मुझे ले गया जैसे तैसे। बड़ा अच्छा दोस्त है जो ले गया। हाँ सच में ले वरना गया। गाड़ी पहले हॉस्पिटल की तरफ मोड़ ले। और एक ना वो काली माता का मंदिर था जहाँ वो लेके जा रहा था, गाड़ी स्टॉप हुई और मेरा पेन भी खत्म हो गया। और I was shocked. इस बीच घर वालों को बताया था आपने ये हो रहा है आपके साथ? यार नहीं, मतलब ये सिर्फ 2 दिन की कहानी थी। मैं एक शेड्यूल से रात को आ रही थी, रात को 3 बजे करीब, और फुल मेकअप हुआ होता है। जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि सेट से मेकअप रिमूव कर लूँ, बट कई बार टाइम नहीं हो पाता है, तो ये अगले दिन से ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। मेरी मेड, मैं हमेशा से बहुत रिस्पेक्टिवली बात करती हूँ, मतलब मेरे घर वालों ने कहा कि एक छोटा बच्चा है ना, उसको भी आपको आप करके बात करनी है, तो मैंने अपनी मेड को भी लाउड हो गई थी उसके साथ। आपको दिख नहीं रहा है क्या? यहाँ से साउंड। अच्छा उसमें भी हाँ, आप था, तू तड़ाक नहीं उसने कहा दीदी आप मुझ पे चिल्ला रहे हो, आप तो कभी। मैंने कहा तो साफ सफाई नहीं करोगी तो क्या चिल्लाऊंगी नहीं? मतलब वो जोन ही आपका कैरेक्टर ही चेंज कर देता है वो। आपके साथ भी हुआ ऐसा कभी कि कैरेक्टर चेंज हुआ हो? कैरेक्टर तो नहीं चेंज हुआ मेरे साथ, तो मैं ही आपके चेंज साथ हो चुकी वो क्या हुआ था जब हाईवे की बात? सबका कैरेक्टर ही चेंज हो रहा है। नहीं मुझे लगा कि उस घर में मेरा पगलू दोस्त पर्सनैलिटी बदलता हुआ। हाईवे वाली यार बात। ये सोनीपत वाला हाईवे है, क्या सीन है सोनीपत में? अलीपुर नहीं आता मेन, अब नया बना था तो लाइट्स नहीं होती थी वहाँ पे। मैं और मेरी फ्रेंड आ रहे थे, हम चंडीगढ़ से आ रहे थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, थके हुए, दोनों थके हुए थे, रात भर शूट था, सोए नहीं ढंग से। अब क्या हुआ कि एकदम से हमने वो किया, डिनर किया, रात को 1:30 बज रहे होंगे रात के।
हम रुके, हमने खाया, मैंने उसको बोला यार तू ड्राइव कर ले, मैं थक चुकी हूँ, मेरी बड़ी हालत सी ख़राब हो रही। अब है ना वो थोड़ी सी कैसे लड़कों वाली ड्राइव करती है, ट्रक के एकदम आगे से ऐसे लेके फिर कट मारना। अब आदमी को होता है ना थोड़ा सा यार मेरी है, मैं अपना सीट बेल्ट और साथ में वो पकड़ के खड़ी हो गई, मैं क्या यार आराम से आराम से। अब है ना थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सोनीपत जैसे हमने अलीपुर पहुँचे, हम लोगों को लगा कोई बच्चा एकदम तेज से गाड़ी की तरफ भाग के गया। वो मुझे देखे, मैं उसे देखूं, और लिटरली उस टाइम पे ना विद इन अ सेकेंड उसको ऐसा लगे उसका सर भारी हो गया, और मेरे को ऐसा लग रहा है बस मुझे वॉमिट करना है। उसने मुझे एकदम से आगे 20 मिनट बाद गाड़ी रोका, उसने मुझे बस इतना बोला कि यार तू ड्राइव कर ले। मैंने बोला क्या हुआ? कहती है तूने देखा? अब मुझे ये लगे कि यार वो बेचारी डरे ना, क्योंकि वो छोटी है, और मुझे ये लगे यार उसको ये लगे कि मैंने नहीं देखा इसलिए मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। मैंने उसको बोला तूने कुछ देखा? मुझे ऐसे देख रही कि अरे तूने देखा? मैं क्या हाँ। लिटरली हम प्रीतमपुरा गए, वहाँ पे मेरी फ्रेंड रहती है, हमने उसे फ़ोन किया कि हमारी ऐसी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, हमें घर छोड़ दे। हमने उसके घर के नीचे गाड़ी खड़ी करी, हम दोनों लेटे, हमें कुछ नहीं पता, हम बस घर पहुँचे। उसने हमें पूछा क्या हुआ, उस बेचारी को लग रहा है हमें नज़र लग गई है, वो अपना नज़र उतारने में लगी गई है हमारी। मतलब हम दोनों डर गए थे। मैंने घर आके वॉमिट करी, वो कह रही है मुझे बस ठीक कर दे, मेरा इतना सर दर्द होना। मैं तो फिर भी ठीक हो गई। वो तो 3-4 दिन अपने घर गई, वो रोहिणी रहती है, वो 3-4 दिन अपने घर गई। वो बिल्कुल, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, वो इतनी बीमार थी, उसका हेडेक नहीं जा रहा था। उसने दवाई ले ली, इंजेक्शन ले लिया, कह रही बस मेरा सर दर्द नहीं जा रहा, सर दर्द नहीं। वो मुझे बार बार कह रहे वो तूने बच्चा देखा भागते हुए, वो बच्चा देखा, वो लड़का था, वो लड़का था। वो बस एक ही बात बोल रही थी। तो यार ये बहुत कितने दिन लगे उसे ठीक होने में फिर? यार उसको तो वीक से ज़्यादा ही लगे थे। मुझसे तो बात करना छोड़ दिया था उसने कि तेरी वजह से दिखा है मुझे। वैसे हो सकता है आपकी वजह से सारे दोस्तों को कुछ ना स्टार्स तो कुछ तेरे ही वीक है ना। मेरे स्टार्स वीक है, बट यार ये वो मुझे अभी भी आज भी ब्लेम करती है, कहती है तेरी वजह से मुझे दिखा है ये। आपका क्या मानना है भाई भूतों को लेके? कुछ राय दो, आप इतने हॉरर पॉडकास्ट सुन चुके हो, क्या लगता है आपको? भाई यही लगता है कि जिसके साथ होता है उसी को पता होता है, क्योंकि हमारे साथ तो अभी तक कुछ हुआ नहीं तो पता नहीं, बट हाँ मानता तो हूँ मैं कि हाँ होती हैं ऐसी चीजें यार है भूत जो तो एग्जिस्ट है। करते। हो सकता है यहीं टेबल के नीचे दुबक रहा हो कोई, कुछ भी हो सकता है, पर्दे के पीछे हो, क्या लाइट के ऊपर बैठा हो। भाई तू मत बोल, हम बोल सकते हैं, तू मत बोल। मैं बोल के जाऊंगी आप। आपका क्या टेक है? भाई मेरा टेक यही है यार कि इनसे मजाक नहीं करना चाहिए बिल्कुल, और अगर लड़कियों के साथ ज़्यादा प्रोन होती हैं लड़कियां तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए उन्हें। लड़कियां बाल खोल के ज्यादा घूमती है ना, इसलिए ये बाल खुले बालों में और परफ्यूम से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वही तो, फिर इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सर एक गुजरात में उपासक हो गए जिनका नाम था मोहनलाल अग्रवाल। माँ तारा महाविद्या कितनी शक्तिशाली है, और माँ तारा की कृपा के कारण आप कितनी बड़ी आपत्ति में से का बचाव हो सकता है, इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण मैंने मोहनलाल अग्रवाल जी से जाना था। ये शायद वही है जिनकी आपने पहले बात बताई थी, जो बिल्कुल फर्स्ट वाली जो हमने- अघोरनगर हाँ, वागे जो गुजराती में पुस्तक है, जो उनका जो निवास स्थान था वो सुरेंद्रनगर था। गुजरात का ही एक शहर है सुरेंद्रनगर। और उन्होंने अपने पूरे जीवन में यही कार्य किया, अलग अलग तांत्रिक, अघोरी, नागा साधु सभी से मिलकर अपनी साधना के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो एकत्रित की और फिर उसे पुस्तक में ढाल दी। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 1970s की। मोहनलाल अग्रवाल जो थे वो बार बार अपना जो दौरा है वो वहाँ पे माउंट आबू है, पर्वत है जहाँ पे अलग अलग देवी देवता जो हैं वो विद्यमान हैं, और बहुत ही शक्तिशाली पर्वत है। जैसे गिरनार एक पर्वत है जूनागढ़ में, वैसे ही जो आबू है, माउंट आबू, वो भी बहुत ही पवित्र, बहुत ही पावन जगह है। तो छुट्टी के दौरान वो जा रहे थे, आबू रोड पर उनका निवास स्थान था, और उनके एक बहुत ही परिचित तांत्रिक उपासक थे जो थे महाराज अटल गिरी जी। अटल गिरी जी महाराज के वहाँ पे वे रुके हुए थे एक दिन के लिए, और उन्होंने कहा कि महाराज मैं कल आबू जा रहा हूँ और फिर मैं लौट आऊँगा। तो अटल गिरी जी जो थे, अटल गिरी जी ने उनसे कहा कि मुझे अशुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप ना जाएं। पर विधि का विधान तय था और वे गए आबू पे। वहाँ पे रघुनाथ मंदिर में उनका निवास था। जैसे ही आबू पे एक बहुत सुंदर जगह है, अगर आप कभी माउंट आबू अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सनसेट पॉइंट है।
सूर्यास्त जो है बहुत सुंदर दिखता है वहाँ से। वो वहाँ पे थे, सूर्यास्त का आनंद ले रहे थे। उसी समय एक अमेरिकन लेडी जो है वो उनके पास आई, जिनका नाम था क्रिस। तो क्रिस ने उनसे आकर कहा कि वो अपने अंकल के साथ थी, शायद मुझे अंकल का नाम याद नहीं आ रहा, विलियम या फिर कुछ नाम था उनका। क्रिस ने आकर कहा कि मैं भारत की संस्कृति के ऊपर बहुत सुदीर्घ काम कर रही हूँ, संशोधन कर रही हूँ मैं, और मैंने अभी तक स्वामी विवेकानंद के ऊपर काम कर लिया है। मेरा एनालिसिस जो है, रिसर्च जो है वो उनके ऊपर पूर्ण हो चुका है, और गांधी जी के ऊपर मैंने रिसर्च कर लिया है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि किसी एसोटेरिक साइंस यानी कि तंत्र विद्या के साथ जुड़े हुए व्यक्ति का जो है मैं उनके ऊपर रिसर्च करूं। तो आप क्या मुझे कोई चमत्कार दिखा सकते हैं? यहाँ पे एक बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि आज की तारीख में बहुत लोग ये कहते हैं कि चमत्कार दिखाओ, अगर तंत्र विद्या है, अगर आप वाकई में इतना कर सकते हो तो ये करके बताओ, वो करके बताओ। तो वो जो लेडी थी क्रिस, उन्होंने भी कहा मोहनलाल अग्रवाल से कि मुझे चमत्कार दिखाओ, मैं वो लिखना चाहती हूँ। तो मोहनलाल अग्रवाल वॉज लाइक कि मैं प्रयास कर सकता हूँ, लेकिन आपको कह नहीं सकता कि ये होगा या नहीं होगा। दूसरे दिन वो उनको दीनानाथ जी के पास ले गए। दीनानाथ जी जो थे वो उस समय के बहुत बड़े संत थे, जो आबू पे ही स्थित थे, उनका निवास स्थान भी वहाँ पे ही था। दीनानाथ जी ने शुरुआत में औपचारिक बातें हुई, फॉर्मल बातें हुई, और वो तो महान संत थे, उनको पता चल गया कि ये किस उद्देश्य के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपको चमत्कार ही देखना है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर से वो एक खप्पर लेकर आए, पात्र में उन्होंने उसके पात्र के ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा डाल दिया। क्रिस को बोला कि आप अपने मन में जो सोचना चाहते हो वो सोचो, आप वहाँ की यानी कि अमेरिका की कोई ऐसी चीज़ मुझे बताओ जो आप वहाँ पे बहुत पसंद करते हो। तो क्रिस ने कुछ चीज़ें सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जो चीज़ें हैं उसकी कल्पना कर ली है। थोड़ी देर के बाद मंत्र फूंकने के बाद दीनानाथ जी ने वो कपड़ा हटाया खप्पर पर से। उसी में वही चॉकलेट्स, वही परफ्यूम, वही सारी चीज़ें थी जो क्रिस ने अपने मन में सोची थी। और क्रिस ने तो साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया कि आप ही ईश्वर हो, आप ही भगवान। क्योंकि जब एक बाहर का इंसान यहाँ पे आकर कोई ऐसी चीज़ देखता है तो उन्हें पता नहीं चलता कि ये बहुत आम बात है भारत के लिए। भारत की जो विरासत रही है, भारत की जो विद्याएं रही है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। ये सारी घटना हुई, उसमें दोपहर के 3-4 बज गए। और आबू का जो एटमॉस्फेयर है वो वैसा है कि 4 बजे में आपको ये लगे कि शाम के 4 बजे हैं, लेकिन रात को 8-9 बज चुके हो, ऐसा आपको प्रतीत हो वहाँ पे। तो मोहनलाल अग्रवाल वॉज लिटिल बिट कंसर्न्ड कि अगर आप अभी हम टाइम पे वापस नहीं गए तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा, और ये रात बहुत गहरी होती है यहाँ की। क्रिस को लेकर वो वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक अघोरी मिले। 6.5 फीट की उनकी हाइट थी और विकराल स्वरूप था उनका, बहुत ही भयानक लग रहे थे। दांत लाल रंग के और आंखें जो है वो लाल रंग की। ऐसा ही लग रहा था कि जैसे किसी कोई नशा करके आए हो। अघोरी ने आकर उनसे कहा कि कहाँ जा रहे हो। रास्ते पर कोई नहीं था। मोहनलाल ने देखा आसपास, कहीं किसी से मदद मिल जाए, किसी तरीके से यहाँ से छूट जाए, निकल जाए, क्या करें, कोई नहीं था। तब मोहनलाल ने कहा क्रिस को कि हम चलते हैं, यहाँ पे नहीं रहना हमें इनके साथ। फिर से एक बार उस अघोरी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। इस बार अघोरी ने अपने झोली में से एक चिल्लम निकाली, जो साधु महात्मा जो है वो फूकते रहते हैं, चिल्लम निकाली। और ये जो हमारी अमेरिकन लड़की थी क्रिस, उसके लिए तो ये एक फैसिनेशन था, क्योंकि फ़ोटोज़ में भी देखते हैं ना हम। तो जब आप इंडिया के कल्चर के बारे में, अघोर पंथ के बारे में टाइप करोगे गूगल पर, तो आपको चिल्लम लिए बैठे साधु संत ही दिखेंगे। उसने तुरंत चिल्लम ले ली, उसने चिल्लम फूंक ली। क्रिस ने फूंक ली। ओके। वो जो अघोरी थे, मोहनलाल अग्रवाल को यही था कि अघोरी हो नहीं सकते, कापालिक होने चाहिए। उनके दीदार पर से ये लग रहा था कि वो कापालिक ही होंगे। कापालिक क्या होते हैं भाई? कापालिक जो मैंने कहा कि जो एक्सट्रीम लेवल की वामाचार साधना करते हैं, जहाँ पे बलि विधान, नर बलि यानी कि जो एक इंसान है उसकी भी बलि दी जाती है, उस टाइप की जो साधना रहती है वो कापालिक साधना होती है। तो चिल्लम पीने के बाद कापालिक ने कहा कि चलो मेरे साथ। और क्रिस को जैसे एक वो खिलौना आता है ना, चाबी देकर आप चला सकते हो उस खिलौने को, वशीकरण हो गया। बिल्कुल, वो पूरा उनके विधान के साथ जो है वो चल पड़ी।
वैसे चिलम में क्या पदार्थ था वो? नहीं, वो कुछ देखिए, जब आप किसी पदार्थ द्रव्यों का उपयोग वशीकरण के लिए करते हैं ना, तब वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है। वो खाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ चीज़ें हो सकती हैं। तो चिलम के माध्यम से उन्होंने उनके मन को अपने वश में कर लिया और चल दिए। मोहनलाल अग्रवाल तो छोड़कर जा नहीं सकते थे, क्योंकि एक तो बाहर के सिटीज़न, जिम्मेदारी बढ़ गई, उनके कहने पर आई थी। वहाँ पे उनके अंकल जो थे वो राह देख रहे थे कि कब बच्चे वापस आएंगे। अब ये लड़की कुछ सुन नहीं रही। मोहनलाल उन्हें एक के बाद एक फोर्स कर रहे हैं कि नहीं जाना है, हाथ पकड़ रहे हैं कि यहाँ से चलो वापस, लेकिन वो लड़की उन्हीं के पीछे जाना चाहती है। तो कापालिक जंगल में गए गए गए, बहुत अंदर तक गए। उनकी एक गुफा थी, चट्टानों की बीच में बनी हुई एक छोटी सी गुफा थी। गुफा में जाने के बाद कापालिक ने ये आदेश दिया कि आप सिंहासन के ऊपर बैठ जाओ। मोहनलाल को तो नहीं बैठना था, लेकिन अगेन क्रिस ने जो है वहाँ पे एक रीछ का पड़ा हुआ था आसन, उसके ऊपर वो बैठ गई गद्दा बिछा के। कापालिक ने आदेश दिया कि वस्त्र उतार दो। वस्त्र उतारने के बाद कुछ प्रक्रियाएं करी गई, जिसे योनि पूजा कहा जाता है। योनि पूजा एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप देवी को, देवी के स्वरूप को एक महिला की शरीर में स्थापित कर सकते हैं थ्रू वजाइना। उससे कहा गया है योनि पूजा। योनि पूजा के माध्यम से चीज़ें करी गई और मोहनलाल ने सोच लिया था कि अगर अब मुझे यहाँ से छुटकारा नहीं मिला तो चाहे मुझे इस कापालिक को मारना ही क्यों ना पड़े, मैं मारकर भी इस बच्ची को बचाऊंगा, क्योंकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। योनि पूजा के बाद वो अघोरी जो था वो बाहर निकल गया गुफा से और क्रिस अभी भी उसके ही वश में थी। सुबह हो गई। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो रात तक चली। तो वो कुछ नहीं कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। वो सुबह हो गई, 5-6 बजे का टाइम था। क्रिस को लेकर वो उठे कि चलो अब ये खुद नहीं उठ रही, मैं इसको फोर्सफुली बाहर लेकर जाता हूँ, यहाँ से भाग चलते हैं, क्योंकि अघोरी अभी वो कापालिक तो यहाँ पे है नहीं। बाहर ले जाकर जब उन्होंने हार्डली 300 मीटर या फिर उतना कुछ चला होगा, उनके पेट में ज़ोरों से दर्द होने लगा। वो नीचे बैठ गए। वो एक हद से ज़्यादा आगे ही नहीं बढ़ पाए। दोनों के पेट में एक साथ दर्द होने लगा। तब जाकर मोहनलाल को तो समझ में आ गया, क्योंकि वो खुद एक उपासक थे, कि यहाँ पे कापालिक ने एक सीमा को बांध के रखा हुआ है। सीमा को बांधना यानी अगर वो कापालिक नहीं चाहता कि आप यहाँ से बाहर निकलो, तो सीमा को एक शक्ति के माध्यम से, ऊर्जा के माध्यम से बांध दिया जाता है। अगर वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो आप, तो आपके शरीर में दर्द, पीड़ा जो है वो होने लगती है और फिर से उस इंसान को, मनुष्य को वापस उसी घेरे में आना पड़ता है। तो मोहनलाल समझ गए कि यही केस है। वो फिर से क्रिस को लेकर गुफा में आ गए। गुफा में आए और थोड़ी ही देर के बाद फिर से कापालिक जो है वो वहाँ पे आ गया, लेकिन इस बार वो एक बकरे को लेकर आया था बलि देने के लिए। तो जब मोहनलाल ने देखा कि अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है, अगर अभी मैंने कुछ नहीं किया तो हम दोनों की बलि दे दी जाएंगी। उन्होंने पहले विनती की कापालिक से कि देखिए, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, हम तो यहाँ से जा रहे थे, हमने आपको डिस्टर्ब तक नहीं किया, आप हमें छोड़ दीजिए। तब कापालिक ने कहा कि तुम्हें तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन इस महिला को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरी साधना का साधन है। तो मोहनलाल उनके बिना तो जाना नहीं चाहते थे। विधि विधान शुरू हुए फिर से एक बार। अगेन बलि दी गई, सारी चीज़ें हुई। बलि देने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी विधि जो है वो आगे आरंभ करने के लिए फिर से शुरू की, उससे पहले मोहनलाल ने एक शस्त्र उठाकर उनके ऊपर प्रहार किया। जब वो प्रहार किया, उसी वक्त पे वो जो महिला थी उन्होंने अट्टहास्य किया। अट्टहास्य यानी एक बहुत ही बड़े आवाज़ में हंसना। जो महाकाली का जो अट्टहास्य होता है, जो माँ तारा का अट्टहास्य होता है, वही अट्टहास्य जो है वो उस महिला ने यानी कि क्रिस ने किया। अब जो घाव किया गया था कापालिक के ऊपर, उस घाव के कारण कापालिक क्रोधित हो गया। अब तो नहीं छोड़ूंगा। वो जैसे ही मोहनलाल के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाए, उससे पहले बाहर से, गुफा के बाहर से उन्हें फिर से एक बार अट्टहास्य सुनाई दिया, जैसे माँ बाहर खड़े रहकर पूरे ब्रह्मांड को सुनाई दे, उतनी बड़ी आवाज़ में
माँ हंस रही थी और कापालिक को लगा कि मैंने जिस माँ को यहाँ पे इस स्त्री के महिला के शरीर में स्थापित किया था वही माँ यहाँ से बाहर निकल गई है, मुझे उनको वापस से यहाँ पे लाना होगा। और वो अपना शस्त्र जो है वो रख के भागा गुफा के बाहर कि मैं माँ को तो नहीं जाने दे सकता क्योंकि उनके प्रागट्य के लिए तो इतनी साधना की है मैंने। वो जैसे ही बाहर गया तुरंत मोहनलाल अग्रवाल ने जो क्रिस थी उनको अच्छे से कपड़े पहनाए और वो सारी चीज़ें हुई। थोड़ी ही देर में वो जो कापालिक था उसके चीखने की आवाज़ सुनाई दी। अब मोहनलाल फिर से डर गए कि ये क्या हुआ। उन्हें लगा कि अब जब कापालिक वापस आएगा तब मुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसे भी काट देगा, क्योंकि एक तो वो क्रोधित होकर गया था। अब वो जो लेकर आएगा, अब मृत्यु निश्चित है और सिर्फ मृत्यु नहीं आएगी, बहुत ही करुण मृत्यु होगी। इतनी खराब मृत्यु वो देगा कि मैं जन्मों जन्म तक याद रखूँगा उस मृत्यु को। कापालिक नहीं आया। बहुत लंबा वक्त जो है वो बीत गया, बहुत घंटे बीत गए। वो डरे हुए थे। धीरे 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 क्रिस जो है वो अपने मूल अवस्था में वापस आ रही थी। अब मोहनलाल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। क्रिस की मानसिक अवस्था जो है वो फिर से एक बार स्टेबल हो गई। उसे कुछ याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। उसने पूछा मोहनलाल से कि हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। लास्ट मेमोरी जो उनकी थी वो दीनानाथ जी के पास थी। दीनानाथ जी ने जो चमत्कार दिखाया था वही उनको लास्ट याद था कि हम तो वहाँ पे थे, वहाँ से फिर यहाँ कैसे पहुँचे। मोहनलाल थोड़ी देर के बाद गुफा से बाहर निकले, फिर से हाथ में शस्त्र लेकर। कहीं अगर वो बाहर खड़ा होगा तो इस बार मैं मार दूंगा, इस बार नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे ही क्यों ना मरना पड़े, मैं मार दूंगा इस बार। कोई नहीं था। जैसे ही दोनों बाहर निकले, क्रिस और मोहनलाल, क्रिस ने एक पेड़ के नीचे, उनकी दृष्टि गई, उनकी वहाँ पे नज़र गई, वो चीख पड़ी क्योंकि जो कापालिक था वो वहाँ पे मरा हुआ पड़ा था। उनकी जो आंतें थी वो बाहर थी, उनके पैर मुड़ चुके थे, उनका जो धड़ था वो अलग था, मस्तक था वो कहीं पे लटक रहा था। अरे बाप रे। तो मोहनलाल को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। ज़रूर किसी ईश्वरीय शक्ति ने मदद की है, उसके अलावा ये संभव ही नहीं है। और तुरंत वो भागे भागे वहाँ से निकले और जैसे वो सीमा आई जो मर्यादा थी, बाउंड्री थी, वो बाउंड्री के पास पहुँच के उन्होंने फिर से एक बार ये चेक किया कि कहीं पेट दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। लेकिन कोई दर्द नहीं हुआ, कोई पीड़ा नहीं हुई उन्हें। वो भाग गए तुरंत ही और 2 दिन इस चक्कर में बीत गए थे। वो तुरंत अपने जो आबू जहाँ पे वे रुके हुए थे वहाँ पे पहुँचे। आबू में जो उनके अंकल थे, विलियम या जो नाम था उनका, वो राह देख रहे थे। उन्होंने तो FIR दर्ज करवा दी थी और पुलिस ढूंढ रही थी। सबको ये लग रहा था कि मोहनलाल अग्रवाल उनको लेकर गायब हो गए। इल्ज़ाम जो है वो मोहनलाल के ऊपर ही लगा हुआ था। लेकिन बाद में सारी बातें क्लियर हुई। क्लियर होने के बाद जब क्रिस को वापस रवाना कर दिया गया अमेरिका के लिए, उसके बाद वे पहुँचे अटल गिरी जी के पास वापस। वो अटल गिरी जी आबू जाने से पहले जिन्होंने कहा था कि आप मत जाओ, मुझे लग रहा है कोई अशुभ कुछ होने वाला है, उन्हीं अटल गिरी जी के पास पहुंचकर जब वे बैठे तब अटल गिरी जी ने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि सब कुशल मंगल तो है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। मोहनलाल को तो आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वे जानते थे कि वो कितने बड़े सिद्ध हैं। मोहनलाल ने पूछा कि आप बताइए कि हुआ क्या हमारे साथ और हमारी रक्षा किस शक्ति ने की। जहाँ पे पंछी तक नहीं आ सकता था वहाँ पे हमारा बचाव किया किसने। अटल गिरी जी ने कहा कि जब मैंने आपको कहा था कि कुछ अशुभ संकेत मुझे लग रहा है, मिल रहा है, आपको नहीं जाना चाहिए, उस समय पर जब दूसरे दिन आप वापस नहीं आए यहाँ पे, तब मैंने अपने चक्र जो है वो गतिमान कर दिए थे। अटल गिरी जी ने कहा कि मैंने अपने गुरु का संपर्क किया। उनके गुरु अनादिनाथ जी, जो गुजरात के बहुत बड़े आप कह सकते हैं कि महाविद्या उपासक थे। अनादिनाथ जी जो हैं वो अटल गिरी जी के गुरु थे। उन्होंने जाकर पूरी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे संकेत मिला था लेकिन अब मुझे पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और तुरंत एक यक्षिणी को भेजा गया आदेश देकर कि आप जानकर आओ कि क्या हो रहा है वहाँ पे। यक्षिणी जो है देयर इज़ अ पॉजिटिव फॉर्म एंटिटी बेसिकली, वो कर्ण पिशाचिनी की तरह नहीं होती। माँ की बहुत संगीनी शक्तियाँ हैं, योगिनी, यक्षिणी, नित्या। तो उनमें से एक जो है यक्षिणी, जो हकारात्मक ऊर्जा होती, पॉजिटिव एनर्जी होती है, उनको भेजा गया कि आप पता करके आओ कि हो क्या रहा है उनके साथ। वो यक्षिणी आप तक पहुंची, यानी कि मोहनलाल के पास पहुंची थी। और जब उन्होंने देखा
कि ये चीज़ें क्या हो रही है, कैसे हो रही है। यक्षिणी ने आकर सारी बात इनको बताई। तब जाकर जो अनादिनाथ जी थे उन्होंने माँ तारा का आवाहन किया, जो महाविद्या थी, जो उनको सिद्ध थी। उन्होंने माँ तारा का उनकी साधना की थी, उनकी उपासना की थी पूरे जीवन। और जैसा कि मैंने कहा उग्र तारा के बारे में, अगर आपके जीवन में उग्र आपत्तियां हैं, उग्र आपत्ति यानी एक्सट्रीम लेवल ऑफ टर्बुलेंस, उस वक्त पर उग्र तारा आपको बचा सकती है। और अनादिनाथ जी ने उग्र तारा का आवाहन किया, उनको इन्वोक किया। इन्वोक करने के बाद उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि हमारी 2 संतान जो हैं वो यहाँ पे फंसी हुई हैं, आप उनको बचाइए। और अनादिनाथ जी के आदेश पर, उनकी प्रार्थना पर, उनकी विनती पर माँ यहाँ पे आई। और यहाँ पे एक रहस्य का उद्घाटन हुआ। जो क्रिस, जो गुफा में उसने जो अट्टहास्य किया था, वो अट्टहास्य स्वयं माँ तारा का था। अटल गिरी जी ने कहा कि माँ ये चाहती थी कि आपको गुफा से बाहर निकालकर वो जो महिला है, वो महिला के शरीर में रहकर माँ कापालिक का वध कर देगी, लेकिन आपने हमला कर दिया कापालिक के ऊपर। अब माँ अपना काम पूर्ण नहीं कर पाई। अब माँ ने गुफा से बाहर जाकर अट्टहास्य किया, जिसके कारण कापालिक भागते हुए गुफा के बाहर गया था। वो वास्तव में माँ का हास्य था, लेकिन कापालिक को ये लगा कि उनकी जो देवी हैं वो प्रसन्न होकर बाहर हैं। तो ये पूरा भ्रम पैदा किया गया। जब कापालिक बाहर गया, माँ प्रचंड ऊर्जा की स्वामिनी है। माँ ने एक ही झटके में कापालिक को काट के उसका वध कर दिया। तो यहाँ पे जो घटना हुई, मोहनलाल ने पूछा कि हम उस सीमा रेखा से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे थे। तब अटल गिरी जी ने कहा कि सीमा को बांधा गया था कलवे के द्वारा। कच्चा कलवा एक टर्म होती है जहाँ पे आप एक छोटे बच्चे की आत्मा के माध्यम से उसे कुछ कार्य जो है वो सौंप सकते हैं और कुछ कार्य जो है वो करवा सकते हैं उनसे। तो कच्चा कलवा के कारण वो जो बाउंड्री थी, वहाँ से आप बाहर निकलते तो आपको वो आत्मा जो है वो पीड़ा पहुँचाती है। यहाँ पे मैं एक मूवी की बारे में बात करना चाहूँगा जो है ब्रह्मयुगम, जो बहुत ही रिसेंटली आई है और मैंने आई थिंक थोड़े दिन पहले देखी। साउथ इंडियन मूवी है। ब्रह्मयुगम में एक टर्म इस्तेमाल हुई है, चातन। चातन जो है साउथ इंडिया में उसे कहा गया है वही कलवा इन शॉर्ट, और वहाँ पे यही बात करी गई है पूरी। कि कैसे एक बच्चे की आत्मा को जागृत किया जाता है अपने कुछ कार्य को करवाने के लिए। और बहुत ही सुंदर, जैसे कांतारा मूवी थी ना, वह उतनी ही इंटेंस, उतनी ही पावरफुल ये ब्रह्मयुगम जो है वो मूवी थी। तो वहाँ पे ये बात और ज़्यादा आपको अच्छे से देखने को मिलेगी कि ये कैसे होता है, क्या काम करता है कलवा बेसिकली। तो उस कलवे को इस कारण की वजह से वहाँ पे रखा गया था। और फिर जाकर जब माँ ने सारी चीज़ें हटाई, जो माया वहाँ पे फैली हुई थी, उस माया को हटाया, उस कापालिक का वध किया। एक और प्रश्न आया मोहनलाल के दिमाग में कि ये कापालिक था कौन, हमारे पीछे ही क्यों पड़ा था, कोई भी हो सकते थे, हम ही क्यों। तब जाकर अटल गिरी जी ने बताया कि वो कापालिक जो हैं वो मूल आसाम का था। आसाम में उसने किसी के पास से कापालिक दीक्षा ली थी, प्राप्त की थी। कापालिक दीक्षा लेने के बाद वो हिमालय चला गया था। वहाँ पे जो वास्तविक साधु संत महात्मा थे उनको वो परेशान करने लगा था। अब उस समय के दौरान उसका जो पाला पड़ा एक ऐसे सिद्ध महात्मा के साथ, जिन्होंने उसे फेंक कर पहुंचा दिया राजस्थान के रण विस्तार में। राजस्थान के रण से वो चलता 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 आबू तक पहुंचाया और फिर उसने अपना निवास स्थान जो है वो आबू को ही बना दिया। उसका नाम था भैरवपुरी। ऐसा भी हो सकता है वैसे कि टेलीपोर्ट ही कर दिया, एक किसी और जगह भेज दिया। तब होता है जो हम ये मान के चलते हैं ना कि विज्ञान यहाँ तक ही है, लेकिन विज्ञान तो इस आकाशगंगा से बाहर भी नहीं निकल पाया। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि अलग अलग आकाशगंगाएं नहीं हैं। विज्ञान नहीं पहुँच पाया, उसका अर्थ ये नहीं कि वो चीज़ है नहीं। तो हिमालय में वो चीज़ हुई जहाँ पे उनको फेंक कर राजस्थान के रण विस्तार में डाल दिया गया और वहाँ से वो भैरवपुरी जो कापालिक था वो चलता चलता आबू पहुँच गया। आबू पहुँचने के बाद उसने अपनी जो है भैरव की साधना शुरू कर दी थी। स्मशान भैरव को वो सिद्ध करना चाहता था और उसके लिए उसने ये जो पूरी घटना है, जो विधि हुई, वो विधि उसने की थी। तो इस तरीके से माँ तारा ने, जो महाविद्या है, उन्होंने अपने भक्त की रक्षा की। अगर आप माँ की ओर एक बार सिर्फ
करुणा भरी दृष्टि डाल दोगे तो भी माँ आपके लिए, आपको बचाने के लिए आ जाएंगी। बहुत ही सुंदर एक संस्कृत में विधान है माँ के लिए, पंचशून्य स्थिता तारा सर्वांते कालिका स्थिता, जिसका अर्थ है कि जहाँ पे पंच महाभूत की बात आती है, पंच महाभूत से बने इस देह यानी कि जल अग्नि आकाश वायु पृथ्वी, इससे बने जो देह की बात आती है ना, वहाँ पे माँ तारा हमेशा विद्यमान रहती है, तत्पर रहती है अपने बच्चे को सहाय करने के लिए, अपनी संतान की सहायता करने के लिए। सर्वांते कालिका स्थिता, लेकिन जब सब कुछ अंत हो जाता है, सर्व का अंत हो जाता है, तब महाकाली आपके लिए वहाँ पे खड़ी होती है। तो दिस वाज द एसेंस ऑफ द स्टोरी। तो माँ काली जो हैं उनकी साधना महर्षि वशिष्ठ ने भी की थी। महर्षि वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु थे, लोग ये बात बहुत कम जानते हैं कि वो स्वयं एक तंत्र उपासक थे। और जब आप ताराणव तंत्र पढ़ेंगे, तारा तंत्र पढ़ेंगे, मैं बहुत ही सुंदर एक ग्रंथ पढ़ रहा था, योगेश्वरानंद जी लिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है तारा तंत्रम। तारा तंत्रम में ये बात दी गई है, महर्षि वशिष्ठ की पूरी एक कथा दी गई है, जहाँ पे कई सालों तक महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की उपासना की थी, उनकी साधना की थी वैदिक विधि विधान के साथ, यानी कि सात्विक पद्धति के साथ। लेकिन माँ प्रसन्न नहीं हो रही थी और उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध के कारण जब उन्होंने अपने हाथ में कमंडल लेकर जल लिया और माँ को श्राप दे दिया कि आगे से आपकी उपासना फलीभूत नहीं होगी, उसी वक्त से महाविद्या जो तारा है उनकी उपासना निष्क्रिय साबित होने लगी। जो मूल मंत्र था वो था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। लेकिन जब महाविद्या के इस मंत्र को श्राप दे दिया गया, तब इस मंत्र ने काम करना बंद कर दिया। जब आकाश में भविष्यवाणी हुई कि ये अनर्थ हो चुका है, ये नहीं करना चाहिए था, भगवान ब्रह्मा ने आकर उनसे ये कहा कि अगर आप माँ तारा को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको चीनाचार पद्धति से सिद्ध करना होगा। चीनाचार यानी आप जो उस समय का चीन क्षेत्र था, तिब्बत जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे जाकर आप भगवान बुद्ध से दीक्षा लीजिए, चीनाचार दीक्षा। यहाँ पे अगेन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि बुद्ध सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं थे। गौतम बुद्ध तो 7वें बुद्ध थे, 7th बुद्ध। अच्छा, उनसे पहले 6 बुद्ध और हो चुके थे, जिनमें से 3 ब्राह्मण थे, 3 क्षत्रिय थे। तो ये उन्हीं की लीनिएज थी, गौतम बुद्ध। बिल्कुल। और बुद्ध जो है वो एक अवस्था बेसिकली थी। तो गौतम बुद्ध एक्चुअली 7वें बुद्ध थे, लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने जिस बुद्ध के पास से जिन्होंने दीक्षा ली, चीनाचार दीक्षा, वो बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। और ये कथा दी गई है ताराणव तंत्र में, क्योंकि अगर मैं रेफरेंस नहीं दूंगा यहाँ पे, लोग फिर से पूछेंगे कि आप ये किस बेसिस पर आप बात कर रहे हो। हमारे ग्रंथों में सब कुछ दिया गया है, लेकिन हमें सिर्फ पढ़ना है वो। तो फिर उन्होंने वहाँ पे जाकर दीक्षा ली, चीनाचार दीक्षा। उन्होंने फिर से माँ की साधना शुरू की और शापोद्धार किया। शापोद्धार करने के लिए मूल मंत्र में एक एडिशन किया जाता है। जो मूल मंत्र था वो था ओम रिंग त्रिंग हुम फट। लेकिन जो दीक्षा के बाद उन्होंने जो फिर से साधना की, शापोद्धार किया, वो मंत्र था ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट। हम ये मंत्र ऐसे बता सकते हैं पब्लिकली? बता सकते हैं, क्योंकि मैं इसी बात के ऊपर आ रहा था। देखिए, हमने बहुत सालों तक, बहुत सेंचुरीज तक गुप्त ज्ञान करके चीज़ों को संजो के रखा, और गुप्त ज्ञान के चक्कर में ही आज हमारी विरासत लुप्त हो गई है। तंत्र के जो मूल एस्पेक्ट हैं, जो मूल सत्व है तंत्र का, वो लुप्त हो चुका है। अगर अभी भी हम इसे बाहर नहीं लाएंगे, लोगों के समक्ष नहीं लाएंगे, तो ये बचेगा ही नहीं। इतना ही नहीं, मैं डेफिनेटली शास्त्र का जो मत है उसमें बहुत हद तक मानता हूँ। उसमें ही मेरा विश्वास है कि गुरु के आदेश और गुरु की आज्ञा से, गुरु की दीक्षा प्राप्त करके ही आपको महाविद्या की साधना में आपको शुरू करनी चाहिए। गुरु की दीक्षा के बिना, गुरु के बिना या फिर गुरु की आज्ञा के बिना महाविद्या साधना जो है वो बहुत बार कठिन साबित हो सकती है। लेकिन मैं मंत्र इसलिए कह रहा हूँ ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे आगे जाकर। जो हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स, उनमें से एटलीस्ट 1 या 2 साधक ऐसे निकले
जो महाविद्या तक पहुंचने के लिए पहले जो शास्त्रों में दी गई पद्धतियां हैं वो साधना करे, फिर आगे जाकर महाविद्या की साधना भी करे, माँ तारा के मंत्र को जो है वो सिद्ध करे। अगर 2 लोग भी ऐसे होंगे तो भी हमारी ये जो बात है, हमारा जो ये पॉडकास्ट है वो सफल है। पर ये प्रोसेस तो काफी लंबा होगा, मतलब प्रोसेस 15-20 बहुत लंबा, साल कह सकते हैं आराम से कम 15-20 साल। और तो ऐसे महर्षि वशिष्ठ ने जो है शापोद्धार किया, और शापोद्धार के पश्चात हमें नया मंत्र मिला, ओम रिंग स्त्रिंग हुम फट। तो जो उग्र तारा देवी हैं उनका मंत्र ये है। फिर जो एक जटा जो हमने माँ के स्वरूप के बारे में बताया, उनका मंत्र भी इन्हीं मंत्र में से आया है, और नील सरस्वती का मंत्र जो है वो भी इसी मंत्र में से फिर हमें प्राप्त। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।